नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश पुलिस के इस बेहतरीन क्लास में जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है और जीके जीएस की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाने वाले जीके जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए जाएंगे जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक, और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की नई वैकेंसी जो आई है उत्तर प्रदेश में उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगर आपका जीएस बिल्कुल भी तैयार नहीं है तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको कम समय में जीएस जीके तैयार करवा दिया जाएगा और आप उत्तर प्रदेश पुलिस में जीके जीएस में अच्छे नंबर कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि रिकेटस बीमारी किसके अभाव से होता है, और इस वीडियो से भी इस प्रश्न से भी संबंधित जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं और इस प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उन पॉइंट को हम बताएंगे। ठीक, तो देखिए रिकेटस बीमारी किसके अभाव से होता है, तो रिकेटस जो बीमारी होता है ये विटामिन के अभाव से होता है, विटामिन डी के अभाव से रिकेटस नामक बीमारी होता है। जो रिकेटस बीमारी है ये बच्चों में पाया जाता है, किसमें, बच्चों से संबंधित बीमारी है, ये बच्चों में पाया जाता है। और विटामिन डी की कमी से एक और रोग होता है जिसे क्या कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया। ये ऑस्टियोमलेशिया नामक जो बीमारी है ये होता है बड़ों में। ये किस में होता है, ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी, ये भी आपके विटामिन डी की कमी से होता है और ये ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी ये होता है बड़ों में। ठीक, ये बच्चों में नहीं होता है, ये बड़ों में होता है। और इन विटामिन डी के जो रिकेटस बीमारी या फिर ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी है इसका लक्षण क्या है ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और तो इसका लक्षण होता है इसमें हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं। क्या क्या इसका लक्षण है, इसमें हड्डियां क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती है। ठीक, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और विटामिन डी की बात करें यहाँ पे, तो विटामिन डी के तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि इसका रासायनिक नाम क्या है, क्योंकि रासायनिक नाम भी विटामिन के पूछे जाते हैं। तो रासायनिक नाम इसका कैल्सीफेरॉल है। क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि विटामिन डी का स्रोत क्या है, विटामिन डी कहाँ पे पाए जाते हैं, तो स्रोत के रूप में आप लोग याद रखेंगे कि विटामिन डी का अधिकतम स्रोत सूर्य का प्रकाश है। कहां से, सूर्य का प्रकाश से हमें विटामिन मिलता है। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सी विटामिन मिलती है, तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वहां से हमें विटामिन डी मिलती है। उसके बाद मछली के तेल से भी विटामिन डी मिलती है। किससे, मछली के यकृत तेल से भी विटामिन डी मिलती है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, इन प्रश्नों का हम लोग साथ में रिवीजन भी करते चलते हैं जिससे आप अच्छे से चीजों को समझ पाए। रिकेटस बीमारी किसके अभाव से होता है, तो रिकेटस बीमारी मानव शरीर में विटामिन डी के अभाव से होता है। और रिकेटस जो बीमारी होता है वो बच्चों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, रिकेटस बीमारी बच्चों में पाया जाता है। और ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी जो कि विटामिन डी की कमी से होती है वो बड़ों में जो होता है वो ऑस्टियोमलेशिया उसे कहते हैं। और बच्चों में जो बीमारी होता है विटामिन डी की कमी से, इसका लक्षण दोनों में सेम देखने को मिलेगा। इसमें हड्डियां क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां इसमें कमजोर हो जाती है। ठीक, तो ये ध्यान आप लोग रखेंगे, विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का आप लोग रासायनिक नाम बता दीजिए, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। उसके बाद विटामिन डी का स्रोत आपसे पूछे तो सूर्य का प्रकाश और मछली का यकृत तेल ये विटामिन डी के स्रोत होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिजाइन करता है उसे क्या कहते हैं, तो प्रोग्राम डिजाइन करने वाले भाग को क्या कहते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, उसे प्रोग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे प्रोग्रामर कहते हैं। जो प्रोग्राम को डिजाइन करता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं, कंप्यूटर का वह भाग। और ये सारे प्रश्न जो है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं। तो यहाँ से कंप्यूटर से संबंधित हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं। प्रोग्रामर का कार्य क्या होता है यहाँ पे बताएंगे आप लोग। प्रोग्रामर का काम क्या होता है, ये कंप्यूटर में लिखता है, ये लिखता है, चीजों का संचालन करता है। उसके बाद और जो प्रोग्राम डिजाइन करने में उसको मेंटेन करता है, जो प्रोग्राम डिजाइन करते हैं आप उसको क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये साथ में उसको मेंटेन करने का भी काम करता है। विश्व के पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थे, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। विश्व के पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर, विश्व के पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थे, तो विश्व के जो पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था एडा लवलेस। क्या नाम था उनका, एडा लवलेस उनका नाम था। ठीक, विश्व के ये पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर थे। अगर वहीं आपसे पूछे कि कंप्यूटर के जनक कौन है, अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर के जनक कौन है, तो कंप्यूटर के जनक आप सभी लोग जानते हैं कौन है, चार्ल्स बेबेज है। कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स
बेबेज हैं कंप्यूटर के जनक। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या होता है, कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या होता है, तो कंप्यूटर का हिंदी में नाम अभिकलित्र होता है। क्या होता है इसका हिंदी में नाम? अभिकलित्र होता है। और फिर वह इसे संगणक भी बोलते हैं, अभिकलित संगणक इसका हिंदी में नाम होता है। ठीक, तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या है हमारे पास कि कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिजाइन करता है उसे तो हम लोग कहते हैं क्या? प्रोग्रामर। ठीक, प्रोग्रामर लिखता है, प्रोग्राम को क्या करता है? मेंटेन करता है, तो ये प्रोग्रामर का काम हो गया। अब कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए जरूरी है उन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए विश्व के पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर का नाम हमने बताया कि विश्व के पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर का नाम हमने बताया क्या है? तो विश्व के पहले कंप्यूटर जो प्रोग्रामर थे उनका नाम एडा लवलेस है। क्या है? एडा लवलेस है विश्व के पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर। अगर आपसे पूछे कंप्यूटर के जनक कौन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो चार्ल्स बेबेज है कंप्यूटर के जनक। कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है? तो अभिकलित व संगणक इसका हिंदी में नाम है, अभिकलित व संगणक इसका हिंदी में नाम है। तो ये चीजें थी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम से इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? और ये सारे प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रैक्टिस सेट से लिया गया है। तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला रंग का दिखाई देता है। अब कुछ अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में देख लेते हैं कि विश्व में कौन से अंतरिक्ष यात्री सबसे पहले गए थे और भारत में कौन अंतरिक्ष यात्री सबसे पहले गए थे। तो विश्व में जाने वाले सबसे पहले पुरुष अंतरिक्ष यात्री कौन थे? विश्व में जाने वाले सबसे पहले पुरुष अंतरिक्ष यात्री कौन थे, किस देश से गए थे और कब गए थे? तो उनका नाम था यूरी गागरिन। ठीक, यूरी गागरिन। और ये किस देश से गए थे? तो ये आपके रूस से गए थे। और कब गए थे? 1961 से गए थे। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उनका क्या नाम था? वेलेंटाइना। क्या था? वेलेंटाइना। ये पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी और ये भी किस देश की रहने वाली थी? रूस की। अब कब गई थी? 1963 में गई थी। अगर आपसे पूछे कि पहले भारतीय कौन थे जो अंतरिक्ष में गए थे, पहले भारतीय कौन थे जो अंतरिक्ष में गए थे? ठीक, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि पहले भारतीय राकेश शर्मा थे जो अंतरिक्ष में गए थे। कौन? राकेश शर्मा सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे। और ये कब गए थे? तो 1984 में इन्होंने अंतरिक्ष में अपना कदम रखा था। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अब यहाँ पे अंतरिक्ष यात्रियों से संबंधित जो आपके एग्जाम में प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो विश्व में देखेंगे सबसे पहले कौन गया था और भारत में सबसे पहले कौन गया था। तो विश्व में जाने वाले पहले पुरुष थे यूरी गागरिन। और यूरी गागरिन किस देश का प्रतिनिधित्व करते हुए गए थे? तो रूस से गए थे 1961 में। और विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला का क्या नाम था? वेलेंटाइना नाम था। और ये भी कहाँ की रहने वाली थी? रूस की रहने वाली, 1963 में गई थी। और पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? तो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम राकेश शर्मा था और 1984 में ये अंतरिक्ष में गए थे। ठीक, इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए। और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी इस वीडियो के बारे में बता सकते हैं। इस चैनल पे इसी तरह से तैयारी कराई जाती है। एक प्रश्न से संबंधित आपको 10 प्रश्न बताए जाते हैं, जिससे आपको किसी भी तरह से कितने भी घुमा फिरा के एग्जामिनर प्रश्न पूछ रहा है तो आप उसका जवाब दे सके, आसानी से देख सके और जीएस की तैयारी जो है अपनी मजबूत कर सके। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके उसे पढ़ सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला नंबर प्रश्न है 2 नंबर, कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया? तो जो नरेंद्र मोदी ने पानीपत से अभियान प्रारंभ किया था वो था आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान था। ठीक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान था। इसे शुरू किए थे कौन? नरेंद्र मोदी पानीपत से। और कब शुरू किए थे? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किए थे। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उसके बाद अब यहाँ से प्रश्न जो नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजनाओं से संबंधित प्रश्न है उनको हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछे कि जन धन योजना किसने शुरू किया? जन धन योजना
तो जन धन योजना शुरू करने वाले कौन है? ये भी आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और ये किससे संबंधित था? तो बैंकों में खाता खुलवाने से ये संबंधित था। किसे? बैंकों में खाता खुलवाने से जन धन योजना संबंधित था। अगर आपसे पूछे कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछा जाएगा, ये शुरू हुआ था 1 मई 2016 को। कब? 1 मई 2016 को। और ये भी पूछा जाएगा कि कहां से शुरू हुआ था, तो इसी भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। बलिया जिला उत्तर प्रदेश से इसे शुरू किया गया था। और इसका दूसरा चरण भी है हमारे पास। दूसरा चरण भी आपसे पूछ ले कि इसका दूसरा चरण कब शुरू हुआ था, तो वो शुरू हुआ था आपका 10 अगस्त 2021 को। कब? 10 अगस्त 2021 को शुरू हुआ था। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? महोबा उत्तर प्रदेश से। और ये किससे संबंधित था? ये योजना महोबा उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। और ये दोनों योजना जो है, उज्ज्वला योजना और ये दोनों, ये गैस कनेक्शन से संबंधित है। किससे? गैस कनेक्शन से संबंधित योजना है। महिलाओं को गैस कनेक्शन देना ताकि वो अपना खाना अच्छे से बना सके, उन्हें धुआं का सामना ना करना पड़े। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस योजना का? पानीपत से योजना शुरू किए थे नरेंद्र मोदी ने। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान शुरू किए थे। और ये 22 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि जन धन योजना किसने शुरू किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खाता खुलवाने से संबंधित है या फिर बैंकिंग से संबंधित है। उज्ज्वला योजना किसने शुरू किया? मोदी जी ने शुरू किया। 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से चलाया गया था। गैस कनेक्शन से संबंधित ये योजना है। इसका दूसरा चरण भी लागू किया गया था, इसका दूसरा चरण भी चलाया गया, जो कि शुरू हुआ था 10 अगस्त 2021 को। महोबा उत्तर प्रदेश से इस योजना की शुरुआत की गई थी। ये संबंधित है, ये दोनों योजनाएं ये गैस से कनेक्शन से संबंधित है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है कि क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है? तो क्रायोजेनिक का मतलब होता है निम्न ताप का अध्ययन करना। किसका? निम्न ताप का अध्ययन करना। ये क्रायोजेनिक जनित शब्द का क्रायोजेनिक का मतलब होता है। ठीक, तो अब इस यहां से संबंधित, ताप से संबंधित जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे, उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, कई चीजें दिया जाता है कि इसका अर्थ क्या है या फिर इसमें किस चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो क्रायोजेनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? निम्न ताप का अध्ययन किया जाता है। और विज्ञान की कुछ शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जैसे आपसे पूछे कि जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, वैसे तो विज्ञान की कई सारी शाखाएं हैं, लेकिन जो ज्यादा पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे जो हाल ही में एग्जामों में पूछे गए हैं। अगर आपसे पूछे कि विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी में करते हैं विषाणुओं का अध्ययन। ठीक, अगर आपसे पूछे कि शारीरिक संरचना, मनुष्य के शारीरिक संरचना का अध्ययन किसमें कहते हैं, तो शारीरिक संरचना का अध्ययन आपसे पूछ ले कि किसमें मनुष्य, मतलब किस विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो ये एनाटॉमी में करते हैं। किसमें? एनाटॉमी में करते हैं शारीरिक संरचना का अध्ययन। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि पौधों का अध्ययन किसमें करते हैं, पौधों का अध्ययन किसमें करते हैं, तो पौधों का अध्ययन बॉटनी में करते हैं। किस विज्ञान की किस शाखा में, तो पौधों का अध्ययन बॉटनी में करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले वहीं पे ऊतकों का अध्ययन किसमें करते हैं, ऊतकों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं। देखिए, क्रायोजेनिक का मतलब निम्न ताप का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? क्रायोजेनिक कहलाता है। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। शारीरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। शारीरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है। पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? रेडॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? प्रोटॉन की खोज किसने किया? तो न्यूट्रॉन की खोज किए थे जेम्स चैडविक ने 1932 में किया था न्यूट्रॉन की खोज। अगर आपसे पूछे कि न्यूट्रॉन के बारे में, तो इसमें आवेश नहीं होता है, इसमें कोई भी आवेश नहीं होता है, यानी कि ये आवेश रहित होता है। और ये जो है, ये न्यूट्रॉन जो है, ये अस्थाई कण होता है। कैसा कण होता है? अस्थाई कण होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो इसके खोज थॉमसन ने किया था। किसने? थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। और अगर आपसे पूछे कि वहीं पे प्रोटॉन की खोज किसने किया था, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था प्रोटॉन की खोज। सर
रदरफोर्ड ने किया था प्रोटॉन की खोज। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। अब आप लोग परमाणु देखे होंगे कि नहीं, तो नहीं देखे होंगे परमाणु। तो परमाणु के बारे में, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, परमाणु के नाभिक होता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इन्हें संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, इन्हें संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है संयुक्त रूप से। ठीक, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहते हैं। और परमाणु के बाहर क्या, कौन चक्कर लगाता है, बाहर चक्कर लगाने का काम करता है इलेक्ट्रॉन। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। नाभिक में उपस्थित होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिसे क्या कहा जाता है, संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। और ये परमाणु के नाभिक के बाहर चक्कर कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में किया था। अगर आपसे पूछे कि आवेश, न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं होता है और ये अस्थायी कण होता है, कैसा, अस्थायी कण होता है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की खोज किसे, तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, और जिन्हें संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज वहीं पे पूछ ले तो थॉमसन ने किया था, और जबकि प्रोटॉन की खोज आपसे पूछ ले किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था प्रोटॉन की खोज। बाहर चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इतनी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये क्लास जो है वो रामबाण है। उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए ये, उत्तर प्रदेश के एग्जाम की दृष्टि से जो प्रश्न वहां पे पूछे जाएंगे उस लेवल का पूरा प्रश्न यहाँ पे लिया गया है, और इनसे संबंधित जितने भी आसपास के प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ते चलेंगे। इससे आपकी तैयारी अधिक मजबूत से हो जाएगी। आप इस क्लास को, बस आप एक काम करिएगा कि क्लास को आप लोग लास्ट तक देखते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, इसमें आपके सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वनस्पति द्वारा अवशोषित जल ज्यादातर किसके द्वारा हवा में विलीन हो जाए। तो वनस्पतियों द्वारा जो अवशोषित किया हुआ जल रहता है वो पत्तियों के द्वारा क्या किया जाता है, पत्तियों के द्वारा हवा में उसको छोड़ दिया जाता है, या फिर हवा में विलीन कर दिया जाता है। पत्तियों द्वारा उसे हवा में छोड़ दिया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और पत्तियों के द्वारा जो अतिरिक्त जल को हवा में छोड़ने की क्रिया क्या कहते हैं, इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पौधे क्या करते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ये आप लोग जानते हैं। पौधे कौन सी क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते हैं, और पौधे श्वसन क्रिया भी करते हैं। और ये दोनों क्रियाएं पौधे किस माध्यम से करते हैं, या फिर वाष्पोत्सर्जन की बात कर लें तो ये तीनों क्रियाएं पौधे किस माध्यम से करते हैं, तो ये तीनों क्रियाएं पौधे अपना पत्तियों के द्वारा करते हैं। किससे करते हैं, पत्तियों द्वारा ये तीनों क्रियाएं करते हैं, यानी कि वाष्पोत्सर्जन या फिर श्वसन या फिर प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। ये सभी पौधे द्वारा ही संपन्न होते हैं। ठीक, पौधों में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे आजकल एग्जामों में पूछा जाता है कि पौधों में फ्लोएम क्या काम करता है। पौधों में फ्लोएम क्या काम करता है, तो आहार का वहन करता है, यानी कि आहार या फिर खनिज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। अगर आपसे पूछे कि पौधों में जाइलम क्या काम करता है, जाइलम, तो ये क्या काम करता है, पौधों में जल का वहन करता है, यानी कि पौधों में जल का वहन, ये सभी पार्टों में जल को पहुंचाता है। तो इसमें जल का वहन करने का काम कौन करता है, तो जाइलम करता है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। वनस्पतियों द्वारा अवशोषित जल अधिकतर किसके द्वारा हवा में विलीन हो जाते हैं, तो पत्तियों के द्वारा, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और श्वसन क्रिया पौधे किस चीज के द्वारा करते हैं, तो ये पत्तियों के द्वारा ही करते हैं। पौधों में जाइलम क्या काम करता है, तो जल का परिवहन करता है। पौधों में जाइलम क्या काम करता है, जल का परिवहन, और फ्लोएम क्या काम करता है, पौधों में ये आहार का वहन करता है। ठीक, आहार का वहन, ये वहन नहीं है, वहन है। ठीक, अगला प्रश्न है जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। कह रहा है कि सौर परिवार में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूरी पर है, सबसे अधिक दूरी पे सौर परिवार में कौन सा ग्रह है, तो सूर्य के सबसे अधिक दूरी पे कौन सा ग्रह है, वरुण ग्रह है। कौन सा, वरुण ग्रह है। और वरुण ग्रह को ही क्या कहते हैं, इसे नेपच्यून भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे नेपच्यून ग्रह, वरुण ग्रह को कहते हैं। आप लोग ये सब जानते हैं। और सूर्य से दूरी, वरुण किसकी यहाँ पे सर्वाधिक दूरी है, आपने देखा ही यहाँ पे सर्वाधिक दूरी। अगर आपसे पूछे कि वरुण और सूर्य के बीच में दूरी कितनी है, तो वरुण और सूर्य के बीच में दूरी 472 मिलियन किलोमीटर है। कितनी, 472 मिलियन किलोमीटर है।
और सूर्य जो वरुण जो है वो सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये अपनी परिक्रमा 165 वर्ष में करता है। सबसे दूर है तो सबसे लास्ट में परिक्रमा करेगा, तो ये 165 दिन में करता है। और अब वरुण से इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनेगा यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। वरुण से इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा, अरे भाई जब सूर्य से दूर है तो जाहिर सी बात है ये ठंडा होगा। या फिर अगर आपसे पूछे कि जल या समुद्र का देवता किस ग्रह को कहते हैं, जल या समुद्र का देवता किस ग्रह को कहते हैं, तो ये कहते हैं आपके वरुण ग्रह को। किस ग्रह को, वरुण ग्रह को कहते हैं, ठीक। और सहोदर भाई किस ग्रह को कहा जाता है, सहोदर भाई कह के किन ग्रहों को संबोधित किया जाता है, तो अरुण एंड वरुण ग्रह को सहोदर भाई कहते हैं। किसे, अरुण और वरुण ग्रह को सहोदर भाई कहते हैं। इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे इस प्रश्न से। सौर परिवार में ग्रह कौन ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पे है, तो वरुण ग्रह जो है सबसे लास्ट में है, सबसे दूर है सूर्य से, जिसे नेपच्यून भी कहते हैं। और वरुण और सूर्य के बीच में दूरी 4472 मिलियन किलोमीटर है, 4472 मिलियन किलोमीटर। वरुण अपना सूर्य का परिक्रमा करने में 165 वर्ष का समय लगता है। वरुण के बारे में अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है कौन सा है, वरुण। और जल या समुद्र के देवता किस ग्रह को बोलते हैं, तो वरुण ग्रह को बोलते हैं। सहोदर भाई किन ग्रहों को कहा जाता है, तो सहोदर भाई अरुण ग्रह और वरुण ग्रह को सहोदर भाई भी कह के संबोधित किया जाता है। तो यहां से ये प्रश्न आप लोग इतने ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछने की चांसेस अधिक हैं। गतिमान एक्सप्रेस कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो जो गतिमान एक्सप्रेस है वो सर्वाधिक 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, 160 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि इसका पाथ कहां से, यानी कि कहां से कहां तक की चलता है, तो ये दिल्ली से लेकर के झांसी तक यहाँ पे चलता है। कहां पे, दिल्ली से लेकर झांसी तक की यात्रा ये करता है। अगर आपसे पूछे कि शताब्दी एक्सप्रेस की जो स्पीड है कितनी है, शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड कितनी है, तो इसकी भी स्पीड कितनी है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कितनी, 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अब एक एक्सप्रेस के बारे में आपको और ध्यान रखना होगा, विवेक एक्सप्रेस के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। तो विवेक एक्सप्रेस के बारे में बताएंगे, तो ये जो है भारत की सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन है। विवेक एक्सप्रेस कैसी है, ये भारत की सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भारत में सर्वाधिक दूरी तय करता है। और ये असम से डिब्रूगढ़ से, ये कहां से कहां तक चलता है, तो ये असम के डिब्रूगढ़ से लेके, डिब्रूगढ़ कहां पे पड़ता है, असम में पड़ता है। तो ये असम के डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक जाता है। कहां पे, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी किस राज्य में पड़ता है, तो ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तो यहां से यहां तक ये दूरी तय करता है। तो गतिमान एक्सप्रेस की कितनी स्पीड है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जाता कहां से, दिल्ली से लेकर झांसी तक जाता है। ये कहां से कहां तक दूरी, दिल्ली से झांसी तक। अगर आपसे पूछे कि शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड कितनी है, तो इसकी भी 160 किलोमीटर, भारत की सबसे ज्यादा स्पीड में चलने वाली ट्रेन है। अगर आपसे पूछे कि विवेक एक्सप्रेस के बारे में, तो विवेक एक्सप्रेस भारत की सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन है। और जो कि कहां से कहां तक, डिब्रूगढ़ कहां पे पड़ता है, असम में पड़ता है डिब्रूगढ़। और जाता है कहां से, कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु तक ये जाता है। और भारत के कुल कितने राज्यों से होके जाता है ये एक्सप्रेस, तो ये भारत के 9 राज्यों से होके जाता है। कितनी राज्यों से, 9 राज्यों से होके ये जाता है। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं दिया है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रैक्टिस सेट से लिया गया प्रश्न, इस वजह से यहाँ से इस तरह से लिखा गया है। तो आपको देना चाहिए था कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं कौन कौन सी नदी। देखिए साबरमती नदी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पश्चिम दिशा में बहती है। उसके बाद लूनी नदी के बारे में भी ध्यान रखेंगे, पश्चिम दिशा। नर्मदा नदी के बारे में भी ध्यान रखेंगे, पश्चिम दिशा। ताप्ती नदी के बारे में भी ध्यान रखेंगे, ये पश्चिम दिशा में बहती है। अब नदियों के बारे में एक एक दो दो पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि साबरमती नदी का उद्गम कहां से हुआ था, तो ये अरावली पर्वत से हुआ है। कहां पे, अरावली पर्वत से हुआ है साबरमती नदी का उद्गम। अगर आपसे पूछे कि साबरमती नदी की लंबाई कितनी है, तो ये 371 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब लूनी नदी के बारे में बात करेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसका उद्गम कहां से माना जाता है लूनी नदी का, तो इसका उद्गम भी अरावली पर्वत से हुई है। कहां पे, अरावली पर्वत से। अगर आपसे पूछे कि लूनी नदी लुप्त कहां पे हो जाती है,
तो लूनी नदी लुप्त होती है आपके खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी नहीं, कच्छ के रण में ये लुप्त हो जाती है। लूनी नदी लुप्त कहाँ पे होती है? कच्छ के रण में ये लुप्त हो जाती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब नर्मदा नदी के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर आपसे पूछे कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, क्योंकि नदियों से ज्यादातर प्रश्न उद्गम से पूछा जाता है, तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से, कहाँ पे? अमरकंटक की पहाड़ी, छोटा नागपुर के अकॉर्डिंग आता है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है, अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। अगर आपसे पूछे कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो लंबाई आप लोग ध्यान रखेंगे 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। अगर आपसे पूछ ले कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी, 1312 किलोमीटर। ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है, तो ये भी आपके पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये अपने भ्रंश घाटी में भी बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। भ्रंश घाटी, एक बार फिर से देख लेते हैं इन प्रश्नों को। अगर आपसे पूछे कि इनमें से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है, तो पश्चिम दिशा में जो ऑप्शन में दिया रहता है, साबरमती नदी रहेगा, लूनी नदी रहेगा, उसके बाद नर्मदा नदी, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा ताप्ती नदी दे देगा। तो ये चारों नदियां जो हैं वो पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी हैं। ये पूर्व से तो उगती हैं, मतलब पूर्व से निकलती हैं और पश्चिम दिशा में और बहती है, इस तरह से बहती है। ठीक, तो देखिए साबरमती नदी की बात करें, उद्गम अरावली पर्वत से हुआ है और इसकी लंबाई 371 किलोमीटर है। और लूनी नदी की बात करें, अरावली पर्वत से निकला है और कच्छ के रण में ये लुप्त हो जाता है। और नर्मदा नदी की बात करें तो ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है और 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब चिल्का झील ये कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है। और चिल्का झील के बारे में कुछ अन्य विशेषता के बारे में अगर आपसे पूछे कि चिल्का झील में और कौन कौन सी विशेषता है, तो चिल्का झील के बारे में आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी झील भी चिल्का झील है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है, विश्व की दूसरी, अगर आपसे पूछे कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भी उसका जवाब क्या हो जाएगा? चिल्का झील। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, तो वो भी आपका चिल्का झील है। अगर आपसे पूछे कि भारत की चिल्का झील कैसी झील है, तो ये लैगून झील है। कैसी झील है? लैगून झील है। ये सभी चिल्का झील की विशेषता हम बता रहे हैं, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि चिल्का झील का क्षेत्रफल कितना है, तो चिल्का झील का क्षेत्रफल कितना? 70 × 30 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वूलर झील। कौन सा? वूलर झील। और वूलर झील किस राज्य में है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे बड़ी भारत की खारे पानी की झील पूछ ले तो आपका चिल्का झील हो जाएगा। ठीक, अगर आपसे पूछे चिल्का झील उड़ीसा का कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। अगर भारत की सबसे बड़ी झील पूछ ले तो भी चिल्का झील हो जाएगा। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील चिल्का झील। भारत की पहली रामसर साइट कौन है, तो चिल्का झील। भारत की लैगून झील, चिल्का झील एक कैसी झील का उदाहरण है, तो लैगून झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वूलर झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिल्का झील का क्षेत्रफल कितना है, 30 × 70 किलोमीटर प्रति स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है मिट्टी से संबंधित प्रश्न है, और जियोग्राफी में ये प्रश्न आता है, और मिट्टी से संबंधित यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे जियोग्राफी से भी प्रश्न बनेगा, पॉलिटी से भी प्रश्न मिलेगा, हिस्ट्री से भी प्रश्न मिलेगा, इकोनॉमी से भी मिलेगा, साइंस से मिलेगा, एनवायरमेंट से, सारे से यहाँ पे सारे जितने भी आपके चैप्टर हैं सारे से यहाँ पे प्रश्न आपको मिल जाएगा इस एक क्लास में। और इसके बारे में, प्रश्नों के बारे में डिटेल आपको, एक प्रश्न के बारे में तो 10 प्रश्न कम से कम बताए जाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, तो भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी को ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है दोमट मिट्टी। इसे क्या कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी को, इसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका जो परसेंटेज है भारत में, कितना परसेंटेज है, तो ये 40% है, भारत में लगभग 40% है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे।
अब आप लोग ध्यान रखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी का अगर आपसे पूछे कि प्रकार कितना होता है, तो ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उन्हें क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं, तो इसे खादर मिट्टी बोलते हैं। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। तो ये चीज यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे मिट्टी से संबंधित। अब आपसे क्या पूछेगा? अब अगर आपसे पूछे कि काली मिट्टी का परसेंटेज भारत में कितनी है, काली मिट्टी का परसेंटेज भारत में कितनी है, तो काली मिट्टी, भारत में काली मिट्टी को क्या कहते हैं? इसे रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी मिट्टी? रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं। और इसका परसेंटेज की बारे में बात करें तो ये 15% है। कितना? 15% है इसका परसेंटेज। यहाँ पे लिख देते हैं कितना परसेंटेज है इसका? 15% है भारत में। अगर आपसे पूछे कि ये किस फसल के लिए उपयोगी होती है, तो ये मानी जाती है उपयोगी कपास के फसल के लिए। काली मिट्टी किस फसल के लिए? कपास के लिए। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि चाय और कॉफी के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, तो इसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है चाय और कॉफी के लिए? तो इसके लिए लैटेराइट मिट्टी। आप लोग यहाँ पे एक नजर में याद रखेंगे कि इसके लिए लैटेराइट मिट्टी उपयोगी मानी जाती है। वो फिर से रिवीजन करेंगे। जैसे आपसे पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को ही क्या बोलते हैं? दोमट मिट्टी कहते हैं। और इसका परसेंटेज कितना होता है? 40% होता है। अब जलोढ़ मिट्टी जो दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि काली मिट्टी का परसेंटेज कितना है भारत में, तो 15% भाग पे काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। परसेंटेज 15% है। और काली मिट्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और किस फसल के लिए उपयोगी है? ये कपास के लिए उपयोगी है। चाय और कॉफी में के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? तो चाय और कॉफी के लिए लैटेराइट मिट्टी उपयोगी होती है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा 9 राज्यों के साथ स्पर्श करती है। कितने राज्यों के साथ? 9 राज्यों के साथ, जिनमें एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली भी शामिल है। होती है। आइए सभी राज्यों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे उत्तराखंड से ये सीमा साझा करता है उत्तराखंड। उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। उसके बाद आपका हो जाएगा हरियाणा से ये सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। किससे? हरियाणा से भी सीमा साझा करता है। उसके बाद आप लोग जाएंगे राजस्थान के पास, राजस्थान में ये सीमा साझा करता है। उसके बाद आप जाएंगे मध्य प्रदेश में, दक्षिण की तरफ ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। उसके बाद पूर्व साइड में आप लोग झारखंड और बिहार को ले लेंगे। यहाँ से ये सीमा साझा करता है। झारखंड और बिहार से ये सीमा साझा करता है। और एक यूनियन टेरिटरी से भी सीमा साझा करता है, दिल्ली से। इस तरह से ये 9 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और एक देश के साथ भी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, नेपाल के साथ। लेकिन नेपाल के साथ अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, तो नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है बिहार राज्य। ठीक, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे अंतर है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि उत्तर प्रदेश भौगोलिक सीमा किन राज्यों को स्पर्श करती है। तो यहाँ पे राज्यों को पूछा है, तो उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6 और झारखंड 7, बिहार 8 और दिल्ली 9। इस तरह से ये 9 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। और एक देश के साथ, नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। लेकिन नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य शामिल करता है? तो बिहार राज्य सर्वाधिक सीमा साझा करता है। और ये था आपका उत्तर प्रदेश का मैप। ठीक, इस तरह से कुछ मैप है। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की जो दूरी है उत्तर से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक कितनी दूरी है, अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की उत्तर से लेके दक्षिण तक लंबाई कितनी है, तो ये है आपका 240 किलोमीटर। कितना है? 240 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की जो पूर्व से लेके पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई पूछ ले कितनी होती है उत्तर प्रदेश की, तो ये 650 किलोमीटर है। ये दोनों चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, 240 और 650 किलोमीटर, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। बहुत ही ज्यादा यहाँ से प्रश्न पूछने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, ये इसमें किसका प्रावधान है? तो इसमें पंचायत का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? पंचायत का प्रावधान है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाएगा? अगर आपसे पूछे कि पंचायत को किस भाग में रखा गया है, तो ये भाग 9 में। अगर आपसे पूछे कि इसके तहत संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर पूछे कि कौन सी
इसके 73वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जुड़ी? तो इसके तहत 11वीं अनुसूची जुड़ी। और 11वीं अनुसूची में विषय कितने दिए गए हैं विषय कार्य करने के लिए? तो इसमें 29 विषय दिए गए हैं कार्य करने के लिए। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर आपसे पूछे कि 11वीं अनुसूची जुड़ी, तो ये भी तो आप लोग को ध्यान रखना होगा कि इसमें किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक है पंचायती राज व्यवस्था। तो अनुच्छेद नंबर 243 से लेके 243 ओ तक है पंचायती राज व्यवस्था। कितनी? अनुच्छेद नंबर 243 से लेके 243 ओ तक है पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान। ठीक, अब यहां से क्या पूछा जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू कब हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। कब? 24 अप्रैल को इसे लागू किया गया था। और इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इसीलिए 24 अप्रैल के दिन क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू कहां से हुई थी, सर्वप्रथम शुरू करने की बात करें, यहाँ पे शुरू कहां से हुई थी? तो ये राजस्थान के नागौर से हुई थी। कहां पे? राजस्थान के नागौर से शुरू हुई थी। अब कब शुरू हुई थी? 1962 में। कब? 1962 के राजस्थान के नागौर में हुई थी इसकी शुरुआत। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किसका प्रावधान है? तो इसमें पंचायत का प्रावधान है। और इसे किस भाग में रखा गया है? भाग 9 में। पंचायत को किस भाग में रखा गया है? भाग 9 में। और इसके तहत संविधान में कौन सी अनुसूची जुड़ी? तो 11वीं अनुसूची जुड़ी। और 11वीं अनुसूची में कार्य करने के लिए पंचायत समिति को कितना विषय दिया गया है? 29 विषय दिया गया है। और इसे लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। और इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और इसके तहत संविधान में कौन कौन सी अनुच्छेद जुड़ी? तो अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक इसमें जोड़ा गया था। अब पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम शुरू कहां से हुई थी ये पूछे तो राजस्थान के नागौर से शुरू हुई थी। कहां से? राजस्थान के नागौर से 1969 में शुरू हुई थी और राजस्थान में शुरू हुई थी। इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सारे अनुच्छेद, सारे भाग और सारी अनुसूचियां यहाँ पे विषय कितने हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12वीं अनुसूची के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय संविधान में। और यहीं पे लिख लीजिए 12वीं अनुसूची में अगर आपसे पूछ ले कि विषय कितने हैं तो इसमें 18 विषय दिए गए हैं। कितने? 18 विषय दिए गए हैं। भारतीय संविधान किस वर्ष में अपनाया गया? तो भारतीय संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। और इसी दिन ही भारतीय संविधान क्या हुआ? आंशिक रूप से लागू हुआ। कैसे, किस तरह से लागू हुआ? आंशिक रूप से ये लागू हुआ। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में होता। कब संविधान सभा की गठन? जुलाई 1946 में होता। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी तो ये भी पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बैठक तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को। अगर आपसे पूछे कि संविधान को बनने में कितना समय लगा था तो संविधान को बनने में समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का संविधान को बनने में समय लगा था। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। अगर आपसे संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? अगर आपसे पूछे संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था, इस दिन भारत गणतंत्र बना था। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो ये था पूरा छोटा सा इतिहास जो हमारे भारतीय संविधान से संबंधित था, उसको हमने बताया। तो देखिए जब गठन हुआ 26 नवंबर 1949 को, संविधान किस वर्ष अपनाया गया ये पूछ रहा है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से अपनाया गया। और पूर्ण रूप से पूछे कब अपनाया गया तो 26 जनवरी 1950। अब कुछ इतिहास देखते हैं। जैसे संविधान सभा का गठन पूछ ले तो जुलाई 1946 में होता संविधान सभा का गठन। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक है 11 दिसंबर 1946, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। और समय कितना लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। और भारत संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। इसी दिन भारत क्या बना था? गणतंत्र बना था। ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और उत्तर प्रदेश पुलिस की आप अपने उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी बेहतरीन ढंग से करना चाहते हैं, जीएस जी के क्या आप लोग वहां पे वाट लगाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक के साथ शेयर भी करिए। कमेंट करके अगर आप बताते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है तो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे आप जाके पा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं की सुरक्षा करता है। तो डीपीएसपी में हम लोग चले गए हैं, तो कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं की सुरक्षा करता है। तो ये सुरक्षा करता है अनुच्छेद नंबर 49। कौन? अनुच्छेद नंबर 49 करता है। और अनुच्छेद नंबर 49 किस भाग में आता है? तो अगर आपसे पूछे कि इस किस भाग में है, तो अनुच्छेद नंबर 49 डीपीएसपी से राज्य के नीति निर्देशक तत्व से ये प्रश्न है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये भाग 4 में आता है। और इसका जो अनुच्छेद है, इसका विस्तार कहाँ से है? तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इसका विस्तार है। सारे यहाँ पे जितने प्रश्न लिखे हमने अभी तक, सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 49 में इसका वर्णन है। अगर आपसे पूछे कि डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे वहीं से लिया गया है जहां की इनिवेसेंट थी। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहां के? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब डीपीएसपी में भी आता है पंचायती राज व्यवस्था, डीपीएसपी में। और अगर आपसे पूछे कि पंचायती राज किस अनुच्छेद का विषय है, पंचायती राज किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 40 में है पंचायती राज। अगर आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस अनुच्छेद में है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बात किस अनुच्छेद में किया गया है, शांति एंड सुरक्षा किस अनुच्छेद में है, ये भी डीपीएसपी में ही है। तो अनुच्छेद नंबर 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। एग्जाम में दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। और अगर आपसे पूछे कि समान नागरिक संहिता, यहाँ पे लिख लेते हैं, समान नागरिक संहिता, जिसे क्या बोलते हैं, समान नागरिक संहिता, ये किस अनुच्छेद में है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, अनुच्छेद नंबर 44 में है। तो अगर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं डीपीएसपी से, तो ज्यादातर चांस होता है कि इन प्रश्नों को पूछा जाए। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थल और वस्तुओं की सुरक्षा की बात करता है। तो स्मारक, स्थान, वस्तुओं की सुरक्षा अनुच्छेद नंबर 40 में बताई गई है कि हम लोग अपने जो राष्ट्रीय स्मारक हैं उनकी सुरक्षा करें। और ये बात डीपीएसपी में लिया गया। डीपीएसपी को हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, भाग 4 में लिया गया, रखा गया है। और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और इसे किस देश से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हम लोग अपने संविधान में ज्यादातर पार्ट दूसरों के संविधान से लिए गए हैं, और ज्यादातर इसका पार्ट किससे है? जो भारत शासन अधिनियम 1935 से है। तो ये चीजें हम लोग देखते चलेंगे साथ में कि कौन सा चीज कहाँ किस देश के संविधान से लिया गया है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 40 में इसका प्रावधान है। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है, अनुच्छेद नंबर 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। कहां पे? सारनाथ में दिया था। और ये किस भाषा में अपना उपदेश दिए थे? पाली भाषा में सारनाथ में ये अपना उपदेश दिए थे। अगर आपसे पूछे कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए थे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बुद्ध से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे वहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सर्वाधिक उपदेश ये कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। और श्रावस्ती भी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में ये है। ये सर्वाधिक उपदेश बोले तो आप लोग बताएंगे कहाँ पे? श्रावस्ती में। लेकिन पहला उपदेश देने की जो घटना है, ये सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। और पहले उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? तो इसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध धर्म में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, अगला अगर आपसे पूछे कि बुद्ध के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जीएस की दृष्टि से। अगर आपसे पूछे कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। कहाँ पे? बोधि वृक्ष के नीचे। और कब हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। और कितने वर्ष इन्हें तप करना पड़ा था? तो 6 वर्ष की अवस्था, मतलब 6 वर्ष तक इन्होंने तप किया था। और वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब?
वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इस बोधि वृक्ष को आगे चल के किसने कटवाया था, तो ये भी एग्जाम में बहुत ही फेमस प्रश्न पूछा जाता है। तो इसे शशांक ने जा आगे चल के शशांक ने कटवा दिया था। तो ये प्रश्न थी जो आपके बुद्ध से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, वो हमने बताया। तो ये प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया, सारनाथ में। किस भाषा में दिया, पाली भाषा में। और इस उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिए जाते हैं, ताकि एक प्रश्न से संबंधित हम आपको 10 से ज्यादा प्रश्न बता सकें। और अगर आपसे पूछे कि उत्तर सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए, तो श्रावस्ती में दिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उपदेश दिए। और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, बोधि वृक्ष में। बोधि वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की अवस्था में होती। बुद्ध ने अपना गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किया था, तो ये अपने गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में किया था। और ज्ञान प्राप्ति ने 35 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। और अगर पूछे कि कब ज्ञान की प्राप्ति हुई, वैशाख पूर्णिमा के दिन शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि उत्तराखंड नामक राज्य अस्तित्व में कब आया। तो उत्तराखंड का गठन हुआ था उत्तर प्रदेश से अलग होकर, कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 में। 9 नवंबर 2000 में बहुत 3 राज्यों को बनाया गया। तो ये अलग किससे हुआ था, किस राज्य से अलग करके उत्तर प्रदेश को लाया गया था, तो उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके ये बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को अलग करके बनाया गया था, 13 जिलों को अलग करके बनाया गया था। अगर आपसे पूछे कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो ये 3 राज्य अलग हुए थे, बिहार से झारखंड अलग हुआ था। और ये कब हुआ था, तो ये 15 नवंबर सन 2000 के दिन 2000 को हुआ था, बिहार से झारखंड। और इसी बीच उड़ीसा से छत्तीसगढ़ भी अलग किया गया था। उड़ीसा से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, कि उड़ीसा से, हाँ उड़ीसा से इसी दिन ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। उड़ीसा से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। अब बात करते हैं, अगर वहीं एक्स्ट्रा आप लोग कुछ ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि भारत से म्यांमार कब अलग हुआ था, तो भारत से म्यांमार अलग हुआ था 1935 को। कब, 1935 को भारत से म्यांमार अलग हुआ था। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड नामक राज्य अस्तित्व में कब आया था, तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड नामक राज्य अस्तित्व में आया था। और ये अलग किससे हुआ था, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के साथ ये अलग हुआ था। और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो ये 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। अगर आपसे पूछे कि उड़ीसा से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था, तो 1 नवंबर सन 2000 को उड़ीसा से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। भारत से म्यांमार कब अलग हुआ था, 1935 को भारत से म्यांमार अलग करके बनाया गया था एक नया देश। 1935 में म्यांमार की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि चरकुला किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य बनेंगे उन प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। तो चरकुला के बारे में तो आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश का है लोक नृत्य। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आपकी जी के जीएस से उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए, उन प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के और कौन कौन से लोक नृत्य है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। रासलीला पूछ ले कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है रासलीला। उसके बाद नौटंकी आपसे पूछ ले कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। कथक यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य है, आप लोग यहीं पे ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश का है। अगर आपसे पूछे कि रामलीला कहाँ का है, रासलीला, रामलीला, ये सभी शास्त्रीय लोक नृत्य कहाँ का है, ख्याल हो गया, ये सभी शास्त्रीय नृत्य, कजरी हो गया, ये कहाँ के हैं, तो ये आपके लोक नृत्य हैं कहाँ के, उत्तर प्रदेश के। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद कुछ अलग राज्यों के बारे में देख लेते हैं। जैसे आप लोग आपसे पूछे कि लाई हरोबा लोक नृत्य कहाँ का है, तो लाई हरोबा किया जाता है मणिपुर का लोक नृत्य है। कहाँ पे, मणिपुर में किया जाता है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि लोटा नामक लोक नृत्य कहाँ पे किया जाता है, वो मध्य प्रदेश में किया जाता है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में लोटा नामक लोक नृत्य किया जाता है। उसके बाद सरहुल पूछ ले कहाँ का है, तो सरहुल कहाँ का लोक नृत्य है, झारखंड का है। सरहुल कहाँ का, झारखंड का लोक नृत्य है। उसके बाद स्वांग पूछ ले, तो स्वांग हरियाणा का लोक नृत्य है। हरियाणा का स्वांग लोक नृत्य है, हरियाणा का स्वांग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद मांडा अगर पूछ ले, तो मांडा कहाँ का है, गोवा का लोक नृत्य है। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। चरकुला किस राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से। उसके बाद रासलीला, रामलीला, नौटंकी, और फिर रासलीला, रामलीला, नौटंकी, कथक हो गया आपका। उसके बाद ख्याल, कजरी, ये सभी कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। यहाँ पे सारे लिखे गए हैं, आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। लाई हरोबा मणिपुर का है। सरहुल झारखंड का लोक नृत्य है। सरहुल झारखंड में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है।
उसके बाद लोटा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, स्वांग हरियाणा का लोक नृत्य है, उसके बाद मांडा गोवा का लोक नृत्य है। तो इतने लोक नृत्य जो है हमने आपको बताया, जो आपकी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? हमारे एग्जाम में रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सा इसमें से रासायनिक परिवर्तन है और कौन सा इसमें से भौतिक परिवर्तन है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पे इस प्रश्न को लिया गया है, आप लोग समझ पाएंगे। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें दो पदार्थ मिलकर के, जो दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं, नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, या फिर एक जो पदार्थ होता है वो कोई एक नया पदार्थ निर्माण करता है, इसमें कोई नया पदार्थ बनता है। अभी इसको प्रैक्टिकली हम लोग दिखाते हैं, तो प्रैक्टिकली नहीं, अभी इसका उदाहरण देके दिखाते हैं। तो इसमें कोई नया पदार्थ बनता है, ठीक। रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता है और इसका जो गुण होता है वो मूल पदार्थ से अलग होता है। इसका गुण कैसा होता है? वो मूल पदार्थ से, जो मूल पदार्थ दिया रहेगा आपका, उससे क्या होगा? मूल पदार्थ से अलग होगा इसका गुण, रासायनिक परिवर्तन से। तो इसे ही क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे लीजिए रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल। जैसे आपका हो गया रासायनिक परिवर्तन दूध से दही बनना। क्या? दूध से दही बनना, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया, दही बनना। और हमने यहाँ पे क्या लिखवाया? इसमें कोई नया पदार्थ बनता है। तो देखिए दूध है, दही बन जा रहा है, तो इसमें नया पदार्थ बन जा रहा है और उसका गुण भी अलग हो गया। दूध किस स्वाद का होता है और दही किस स्वाद का होता है, तो गुण भी उसका अलग हो गया। दूध अलग गुण का हो गया और दही अलग गुण का, तो ये अंतर हो गया। उसके बाद जैसे आप लोग क्या बनाते हैं? चावल से भात बनाते हैं, चावल से भात। तो अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं? चावल से भात। हम लोग गांव में क्या बोलते हैं? भात बोलते हैं इसे। चावल से भात बनाना, तो चावल से भात बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए वो क्या हो गया? वो एक नया पदार्थ बन गया। पहले चावल था, अब उससे भात बन गया। अब भात से आप चावल थोड़ी ना बना पाएंगे, या फिर दही से दूध थोड़ी ना बना पाएंगे। तो ये होता है रासायनिक परिवर्तन, चावल से भात। उसके बाद दहन। दहन जैसे आपका कागज हो गया, कागज जलता है, कोई भी चीज जलता है तो उसे दहन बोलते हैं। जैसे कागज जलता है तो वो जल के खत्म हो जाता है, वो होता है रासायनिक परिवर्तन। और फिर कोई भी चीज जैसे लकड़ी का दहन हो गया, ये सभी रासायनिक परिवर्तन हो गया। कागज का जलना, गैस का जलना, तो ये सभी दहन में जितनी भी चीजें आएंगी वो सभी रासायनिक परिवर्तन होगी। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, गुण वही का वही रहता है। जैसे शक्कर का पानी में घुलना, शक्कर का पानी में घुलना, तो ये जो होता है ये भौतिक परिवर्तन होता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो देखिए शक्कर का, अगर आप शक्कर को पानी में घुलेंगे, ढेर सारा शक्कर घुल देंगे पानी में, फिर उसको गर्म करके आप पुनः कन्वर्ट कर देते हैं शक्कर में, या फिर शक्कर में नहीं कन्वर्ट हो पाता है तो उसका जो मूल गुण होता है, यानी कि मिठास क्या होगा, वैसे ही कि वैसे बना रहेगा। तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन में, और उसके मूल गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जैसे कांच का टूटना, कांच टूट जाता है, कांच का टूटना, कांच टूट जाता है तो उसका मूल पदार्थ जो होता है वो चेंज नहीं ना होता है, तो कांच टूटा गया तो भी वो कांच ही रहेगा। तो कांच का टूटना भी भौतिक परिवर्तन हो गया। उसके बाद पानी का जमना, पानी का जम जाएगा, पानी जम जाएगा फिर पिघल जाएगा, फिर वो कौन सा परिवर्तन होगा? वो रासायनिक परिवर्तन होगा। फिर पानी को हम लोग क्या बना सकते हैं? पानी को बर्फ बना सकते हैं, बर्फ को पानी बना सकते हैं। तो पानी का जमना, तो ये चीजें हो गई कौन सी परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जिसमें नया पदार्थ बनता है उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और गुण में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में मूल गुण में, पदार्थ का मूल गुण अलग हो जाता है, ठीक, पदार्थ का मूल गुण चेंज हो जाता है, ठीक। शक्कर का, तो जैसे उदाहरण क्या हो गया? दूध से दही बनना, ये क्या हो गया आपका? दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन। चावल से भात बनना, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। और दहन में जितनी भी चीजें आएंगी ये सभी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगी। अब जैसे कांच का टूटना, पानी का जमना, तो ये सारे के कैसे कैसे परिवर्तन हो जाएंगे? ये सभी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक। सॉरी, कांच का टूटना, शक्कर में पानी का घुलना, या फिर चीनी, तो कांच का टूटना, ये सारे भौतिक परिवर्तन हो जाएंगे। कौन सा लेड या शीशा का चिन्ह नहीं है? तो देखिए चिन्ह से संबंधित, सिंबल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पीबी क्या होता है? लेड का चिन्ह होता है। उसके बाद पोटेशियम किसका चिन्ह होता है? पोटेशियम, ये किसका चिन्ह होता है? तो ये भी आपके पोटेशियम का चिन्ह के होता है।
उसके बाद फ्लोरीन का चिन्ह बताएंगे, फ्लोरीन का चिन्ह क्या होता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चिन्ह आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के अगर पूछे जाएंगे तो यहाँ से जरूर मैच करेंगे। फ्लोरीन किस क्या होता है, फ्लोरीन का फार्मूला एफ होता है, इसका प्रतीक क्या होता है, एफ होता है। सोडियम का आप लोग ध्यान रखेंगे, सोडियम ये Na होता है, आप यस नहीं खोजेंगे, Na खोजेंगे, N होता है। उसके बाद फास्फोरस किस क्या होता है, फास्फोरस का सिंबल क्या होता है, तो फास्फोरस का सिंबल K होता है, ठीक। फास्फोरस का सिंबल क्या होता है, P होता है, सॉरी फास्फोरस का सिंबल क्या होता है, P होता है। उसके बाद ताम्र, जिसे क्या बोलते हैं, ताम्र या फिर तांबा बोलते हैं आप लोग, जिसे अंग्रेजी में कॉपर बोलते हैं, तो इसका सिंबल कैसा होता है, Cu होता है। और जिंक, जिसे क्या बोलते हैं, जिंक को जिसे जस्ता भी बोलते हैं, जस्ता का सिंबल क्या होता है, Zn होता है। जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn होता है। आयोडीन का सिंबल आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, आयोडीन का, तो आयोडीन का सिंबल I होगा। उसके बाद जेनॉन, जेनॉन का सिंबल क्या होता है, होगा Xe। बाकी ये अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस पढ़ाते समय हम सारे अक्रिय गैस का सिंबल आपको बताएंगे। स्वर्ण का क्या होता है, स्वर्ण का, तो स्वर्ण का Au होता है, सिंबल क्या होता है, Au। पारा का क्या होता है, पारा का सिंबल Hg होता है, क्या होता है, Hg। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और फिर से रिवीजन करेंगे कि कौन सा लेड का चिन्ह है, Pb एक लेड का चिन्ह है। पोटेशियम का चिन्ह क्या है, K होता है। फ्लोरीन का सिंबल F होता है, यहाँ पे आप इसका जांच करेंगे, थोड़ा सा फ्लोरीन वाला मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। सोडियम का चिन्ह क्या होगा, Na होगा। आयोडीन का चिन्ह क्या होगा, I होगा। और फास्फोरस का चिन्ह क्या होता है, P होता है। तांब या फिर तांबा का या फिर कॉपर का चिन्ह Cu होता है। और जिंक का जो प्रतीक होता है Zn होता है। जेनान का प्रतीक Xe होता है। स्वर्ण का प्रतीक Au होता है। और पारे का प्रतीक Hg होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में छपे हुए प्रश्न है, इस वजह से यहाँ पे लिया गया है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीकाकरण की खोज की थी। तो चेचक के टीके की खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। यहाँ पे चेचक के टीके की खोज, चेचक के टीके की खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। अब विभिन्न टीकों के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब चेचक में अगर आपसे पूछ ले कि वायरस कौन सा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चेचक किस वायरस के कारण होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चेचक में वेरिओला वायरस होता है। कौन सा वायरस, वेरिओला वायरस होता है चेचक में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि चेचक में वेरिओला वायरस होता है, ठीक। अब क्षय रोग में कौन सा टीका लगाया जाता है, क्षय रोग जिसे टीबी भी बोलते हैं, क्षय रोग को क्या बोलते हैं, इसे टीबी भी बोलते हैं, टीबी भी बोलते हैं। और इसमें कौन सा टीका लगाया जाता है, तो इसमें बीसीजी का टीका लगाया जाता है। कौन सा, बीसीजी का टीका क्षय रोग में लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे बीसीजी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉलमेट गुरीन होता है। क्या होता है, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस बीसीजी का अर्थ क्या होता है, पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस कॉलमेट गुरीन होता है, ठीक। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अगर पूछे कि रेबीज के टीके की खोज किसने की, अगर आपसे पूछे कि रेबीज के टीके की खोज किसने की, तो रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, तो लुई पास्चर ने किया था। किसने, लुई पास्चर ने किया था रेबीज के टीके की खोज। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि पोलियो के टीके की खोज किसने की था, पोलियो के टीके की खोज किसने किया था, तो जोनास साल्क ने किया था। पोलियो के टीके की खोज किसने किया था, जोनास साल्क ने किया था, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, वो फिर से रिवीजन करेंगे। देखिए कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीकाकरण की खोज की थी, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए टीकाकरण की खोज किया था। और चेचक किस वायरस से होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वेरिओला वायरस की वजह से होता है। अब क्षय रोग में कौन सी टीके लगाते हैं, तो टीबी में बीसीजी का टीका लगाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कौन सा, बैसिलस कॉलमेट गुरीन होता है। क्या होता है, बैसिलस कॉलमेट गुरीन होता है बीसीजी का फुल फॉर्म। रेबीज की खोज, टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था। जो एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट टीके हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए पोलियो के टीके की खोज किसने किया था, जोनास साल्क ने किया था पोलियो के टीके की खोज। कौन से मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है, तो देखिए ऑप्शन में दिया था क्या, दाद मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है, ठीक। और दाद को क्या बोलते हैं, इसे भी क्या बोलते हैं, दाद को और किस नाम से जानते हैं, तो देखिए दाद को क्या कहा जाता है, रिंग वर्म कहा जाता है। दाद को रिंग वर्म कहा जाता है, ठीक, दाद को। उसके बाद ये दाद जो है ये कवक से होता है, किसकी वजह से, कवक
जनित रोग है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कवक जनित रोग है। ये दाद कैसा रोग है? कवक जनित रोग है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मलेरिया मच्छर से कौन कौन से रोग होते हैं? देखिए, जैसे आपसे पूछ ले कि मलेरिया किससे होता है, तो ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर से। और अगर आपसे पूछे, यहाँ पे मादा लिखेंगे, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण होता है। और प्रोटोजोआ के कारण होता है। और इसमें कौन सा प्रोटोजोआ होता है? मलेरिया में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि चिकनगुनिया बीमारी किस वजह से होता है, चिकनगुनिया नामक बीमारी, चिकनगुनिया बीमारी, तो ये होता है, ये भी बीमारी किससे होता है? तो ये भी मच्छर के काटने से होता है। अगर आपसे पूछे कि डेंगू बुखार किसकी वजह से होता है, डेंगू बुखार, तो ये आपके एंडीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू बुखार एंडीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ रहा है कि अगर आपसे पूछे कि कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है, तो दाद, जिसको क्या बोलते हैं, रिंगवर्म, ये मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है। ठीक, और ये किससे होता है? ये कवक जनित रोग होता है। किससे होता है? कवक से होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मलेरिया किससे होता है, तो ये मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से होता है। और मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। मलेरिया में प्रोटोजोआ कौन सी होती है? तो इसमें प्रोटोजोआ होती है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होती है मलेरिया में। अगर आपसे पूछे कि चिकनगुनिया बीमारी किसके वजह से होता है, तो ये मच्छर के काटने से होता है। चिकनगुनिया बीमारी मच्छर के काटने से। डेंगू बुखार किसके काटने से होता है? तो ये एंडीज मच्छर के काटने से। डेंगू बुखार जो है वो एंडीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। और ये सारे प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश